हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो एस के झा सर के कोचिंग है, उनके द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट बिग बूस्टर ऐप पर दिया जाता है उसका सेट नंबर 72 करवाएंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और ये हमारे आज 5वां सीरीज होगा, 5वां सेट होगा। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कंप्यूटर से स्टार्ट है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है। कह रहा है कि व्यू मेन्यू के अंतर्गत एमएस एक्सेल में कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है। देखिए, स्प्लाइट कॉलम, कॉलम को आप बांट सकते हैं, कॉलम को ये ऐसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। न्यू विंडोज ये भी कर सकते हैं, अरेंज ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज कॉलम, फ्रीज पेन नहीं कर सकते हैं। फ्रीज पेन नहीं कर सकते हैं, पेन को फ्रीज नहीं कर सकते हैं। पेन से काम आप कर ही सकते हैं, फ्रीज नहीं कर सकते हैं। कड़ा के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये है कि यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है। तो लाइन स्पेसिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दो लाइनों के मध्य की दूरी है तो क्या कहलाएगी? लाइन स्पेसिंग कहलाएगी। ठीक है। कह कि एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो 4 होते हैं। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है। कह रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो जब हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का बात करेंगे, इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड और थंबनेल को प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड और थंबनेल को क्या करता है? प्रदर्शित करता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। कह रहा है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो ये कंट्रोल+V है, कंट्रोल+V है। ठीक है। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों, ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो ये देता है, कौन सा देता है। तो ये देता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एनिमेशन और चित्र से इंटरेक्ट करने का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको GUI बोलते हैं। ठीक है। कंपाइलर्स रूपांतरित करता है तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है। देखिए यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में क्या करता है? रूपांतर करता है कंपाइलर। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? इनमें से किसका उपयोग होता है? तो ये होता है संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल का उपयोग करता है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर में संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, स्टोर्ड प्रोग्राम परिणाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं किस? वॉन न्यूमैन सिस्टम कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर है आपका C++। ठीक है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कह रहा है कि स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। स्प्लिट विंडो को स्प्लिट किया गया, 2-3 भाग में बांटा गया है, उसको एक करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की? तो Alt+Control+S, Alt+Control+S। निम्नलिखित में विकल्पों में से विषम को चुनिए। देखिए इटालिक, अंडरलाइन, बोल्ड, ये सब उसको हम क्या कर सकते हैं? ये फीचर है जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन एरियल क्या है? एरियल स्टाइल है, किसका लिखने का ढंग है, एरियल अलग होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट निम्न में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तो थर्ड पीढ़ी। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है आईसी, वो थर्ड पीढ़ी से है। किससे है? थर्ड पीढ़ी से है। आगे देखिए, कंप्यूटर खत्म हो गया, अब इंग्लिश पर चलते हैं। कह रहा है कि एंटोनिम्स किसका? फॉलिसी का। फॉलिसी मतलब होता है फॉल्स आइडिया। फॉल्स मतलब होता है गलत, जो सही नहीं है उसे फॉल्स आइडिया कहते हैं। चलिए,
फॉलिसी का क्या होगा, तो फॉलिसी का हम देखते हैं कि फॉलिसी का हमको क्या पूछा है, एंटोनिम्स। तो फॉलिसी मतलब होता है जो सही नहीं है, तो उसका सही होगा, सही का क्या होता है, ट्रूथ होता है। अब देखिए यहाँ 2+V1 होता है हमेशा, कहीं भी 2 दिखे तो आपको V1 यूज करना है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इसे स्टार्ट भी कर सकते हो वाक को, टू वाक इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे। तो हम यहाँ देखिए क्या करा है कि इसमें अप्रोप्रिएट भरना है, उसको हम हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट देखिए ही ट्राइड टू, अब करा माई रिंग, तो मेरा रिंग को क्या करेगा, सब जगह स्टील स्टील है, लेकिन इस स्टील का मीनिंग चुराना नहीं होता है, इस स्टील को वो आयरन वाला स्टील होता है, ये स्टाइल है, तो स्टील एक ही बचा, स्टील मतलब चुराना, तो ही ट्राई टू स्टील माई रिंग, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। गिवन आइटम्स, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग चुनना है। इस होल्ड वाटर का मीनिंग क्या होगा, होल्ड हमसे पूछा है होल्ड वाटर का मीनिंग। होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी वैलिड, वैलिड जो क्या है, वैलिड है, जिसका कुछ ना कुछ वैलिड है, वैलिडेशन है, वैलिड है, उसे होल्ड वाटर। पानी को पकड़ रखे हैं, इसका मतलब पानी में कुछ वैल्यू है, इसीलिए पकड़ के रखे हैं, ऐसे याद रख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि select the word which means the same at the group of words, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ओ डब्ल्यू एस। कह रहा है दैट which कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाइड नहीं कर किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको निगेटिव वर्ड में इन लगा देते हैं, निगेटिव होता है अन इनसेटिएबल, इनसेटिएबल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, साइनोनिम चुनना है। इराडिकेट का मतलब होता है छुटकारा पाना, उन्मूलन करना, तो इराडिकेट का साइनोनिम्स जब होगा तो उन्मूलन करना, उन्मूलन करते हैं तो क्या होता है, पेड़ को उखाड़ देते हैं, अपरूट कर देते हैं, उन्मूलन कर देते हैं तो अपरूट हो जाएगा, ठीक है, इसका मीनिंग। आगे देखिए अब चलते हैं हम रीजनिंग पे आ गए। देखिए इस रीजनिंग को बनाने के लिए इसमें कह रहा है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, तो इस पैटर्न को पकड़ने के लिए आप क्या कीजिए, इसको एक क्या बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। कितना ग्रुप बन सकता है, तो देखिए 4 का 5 का ऐसे ग्रुप बनता है। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए पहले टोटल गिन लीजिए 18, 18 का ग्रुप बना, तो या तो 6-6 का ग्रुप बनेगा या तो 3-3 का। पहले हम 6-6 का बना के देखते हैं, तो 3 हो गया इधर और 3 इधर, 6, 1 2 3, फिर 4 5 6, 6-6 का ग्रुप बना दिए। अब देखिए लास्ट में क्या है, डीबीसी, डीबीसी है, यहाँ पे देखिए डीबीसी है, तो डीबीसी आएगा यहाँ लास्ट में। फिर देखिए यहाँ डीबी, डीबीसी, तो यहाँ बी आएगा लास्ट में, डीबीसी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ डीबीसी, डीबीसी बन गया। अब देखिए शुरू में क्या है, बीए, 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 बीए है, और बीए के बाद क्या होगा, बीए यहाँ आएगा, ठीक है, बीए आया, फिर भी यहाँ बीए आया, तो बीए क्या हो जाएगा, बीए, और यहाँ भी बीए है, बीए के बाद दिया नहीं है, सो ये डी दिया है, तो किसका चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो बीएसी, डीबीसी, बीए, यहाँ देखिए सी कर देते हैं, यहाँ भी बीएसी डीबीसी, तो आपको क्या हो गया, सी बी ए सी सी, सी बी ए सी सी, ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। समझ गए, पैटर्न को देख लीजिए, उसमें ऑप्शन को भी पुट करके आप देख सकते हैं जो कौन आ रहा है। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी संबंध को साझा करता है जो शब्द की जोड़ी द्वारा साझा किया जाता है। देखिए उत्तर दक्षिण से संबंधित है, तो उसी प्रकार क्या होगा, अब देखिए तेवर मुस्कान से, पूर्ण कुल से तो होगा नहीं, उत्तर दक्षिण अपोजिट है, नमनीय नए लेखिए होगा नहीं, वफादारी ईमानदारी होगा नहीं, ये होगा तेवर का मुस्कान से, तेवर से का किसके, मुस्कान से, उत्तर दक्षिण से संबंधित है, उसी तरह से तेवर किससे होगा, मुस्कान से, तेवर दिखा रहा है इसका मतलब मुस्कान दिखा रहा है। अब देखिए इसमें आपको देखते मात्र दिख रहा होगा, देखिए 330, 3 टेंजा होता है, या तो एक और क्वालिटी है इसमें, जब हम क्या करेंगे, अगर 3 का क्यूब करके 3 ऐड कर दे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए इसी तरह से 4 का क्यूब करके 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 64, अब 4 कितना होगा, 64, और 4 68 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 68। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला है, ये पुरुष है, इसके ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, मैं उसकी माँ की माँ, इसकी माँ जो है, इसकी माँ और उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ, इसका मतलब यही है, इसकी माँ की माँ की इकलौती पुत्री, तो यही है। तो बताए कि वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट रूप से देख रहा है क्या संबंधित होगा, बेटा होगा, ठीक है। देखिए आगे 24 के बाद 25 नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेटा, ठीक है। अब कह रहा है एक ही पासे के 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई है, प्रतीक का चयन कीजिए जो एक
एट द रेट के प्रदर्शित करने वाले के वाले फलक के सम्मुख होगा। सम्मुख होगा मतलब विपरीत होगा, ये बोला है आपसे। ये तो होगा नहीं, ना ये होगा इसके विपरीत में, ना ये होगा, ये दोनों तो ऑप्शन में है तो ये नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इस वाले में है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए स्टार हर्च और ये बचा। अब देखिए कुछ तुलना कीजिए दोनों में, क्या किस में कुछ मिलता है। देखिए तो ये दोनों में कुछ यूनिक है, हाँ है। डॉलर है तो डॉलर को पकड़ लीजिए, एक और तरीका है, डॉलर को पकड़िए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए एट द रेट, और इसके बाद क्या है स्टार हो जाएगा। अब देखिए फिर इसमें भी डॉलर के सामने डॉलर रखिए, फिर देखिए हच, और ये क्या होगा ये, तो कौन अपोजिट हुआ एक दूसरे का, एक अपोजिट क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा करके आप देख सकते हैं इसको, जहां से पकड़ रहे हैं वहां मैच करके, ठीक है, हैशटैग होगा, ठीक है। कह रहा है कि 7:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। घड़ी की घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, 7:30 का बात किया है। तो देखिए हम बात करते हैं, देखिए घड़ी अगर बनाएंगे हम तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है। हमको बोला है कितना, 7 बजे, 7 बजे ना, कितना बजा है, 7:30 बजे घड़ी की सुई किस दिशा में है, 7:30 बज रहा है, इसका मतलब यहाँ तो 6 होगा, तो यहाँ 7:30 बजा होगा, तो 7:30 बजे घड़ी का सुई है आपका घड़ी की पूर्व दिशा में, यहाँ को ईस्ट मान लिया, ये ईस्ट हो गया, तब इधर जाएगा वेस्ट, इधर वेस्ट जाएगा, और ईस्ट और वेस्ट इधर जाएगा, तो मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट इधर गया, तो ईस्ट और वेस्ट इधर गया, इसका मतलब नॉर्थ साउथ इधर चल जाएगा, तो नॉर्थ साउथ इधर चल जाएगा, तो ये आपका किधर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किधर, उत्तर पूर्व के दिशा में, उत्तर और पूर्व के दिशा में, इधर उत्तर और पूर्व के दिशा में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्यू का अर्थ योग है, क्यू का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस है, आगे क्या बोला है, जे का अर्थ गुना है, गुना है, टी का अर्थ घटाना है, ठीक है, और के का अर्थ भाग देना है। चलिए अब कर लीजिए सिंप्लीफिकेशन, पहले क्या होता है काकड़िया के पीछे भाग तब करो गुना जोड़ घटा, पहला 15 बचा, 15 के बाद क्या हुआ, 15 के बाद आपका 3, 3 छक्के 18, 18 -5, 15 में से 5 गया 10, 18 कितना होता है 28, आंसर कितना होगा 28, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा वो बोला है, हम इसके पैटर्न को देखेंगे जो क्या क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए हमको कितना 41 लाना है, देखिए तो इस दोनों से कैसे 41 आएगा 44, देखिए हमको दिख रहा है 5 का स्क्वायर आप जब ही करोगे तो 25 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, 16 25 को ऐड करोगे 41 होगा। देखिए इधर भी चेक कर लेते हैं, 81 11 121, 1 8 1 9 1 1 2 8 1 11 121 ना, 8 2 10 के 0 और 1 1 2 200 2 आया, ये भी सर्टिफाइड हो गया। तब 15 15 कितना होता है 225, 6 कितना होता है 36, 6 5 11, 5 1 6 261, और 261 किस में है, 261 है आपका ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ये आपका कौन सा है, ये आपका पैटर्न दिया हुआ है, कह रहा होगा कि प्रश्नवाचक की चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए जब आपको पैटर्न बहुत गैपिंग कितने का है, बहुते का है, पक्का मल्टीप्लाई चला होगा, लास्ट में देखिए एक बार जंप कर गया है 700 से 3600 हो गया है। अब देखिए ये भी देख रहा होगा कि 7 5 3500 होता है। अब देखिए यहाँ देखिए तो 27 गुने 1 करके अगर हम कितना ऐड करेंगे तो 29 होगा, तो 27 सेकंड 27 2 ऐड किए तो 29 हुआ। देखिए 29, अब 29 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होता है 58, 58 में अब आपको क्या ऐड करेंगे, फिर से 2 ऐड करेंगे तो हमको कितना देगा 60 देगा, 60 को देखिए 3 से 180, फिर इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो 182 दिया, तो इस तरह से कितना हुआ हमारा 60, आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, देखिए ये आपका है सैलोलॉजी में इसको बोलते हैं, सभी पुरस्कार, हम हमेशा वेन डायग्राम से बनाते हैं सैलोलॉजी को, सभी पुरस्कार क्या है पदक है, गलती होने की संभावना नहीं रहती है। कुछ पुरस्कार क्या है, कुछ पुरस्कार आपका है वो प्रमाण पत्र है, कुछ पुरस्कार जो है आपका ना वो प्रमाण पत्र है, ठीक है, प्रमाण पत्र है। अब क्या पूछा है आपको, अब पूछा है कि देखिए कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, देखिए प्रमाण पत्र पुरस्कार होगा कि नहीं, कुछ ये वाला भाग, तो ये सही है। दूसरा है कि कुछ पदक पुरस्कार है, देखिए पदक का ये वाला भाग पुरस्कार है कि नहीं, पदक का ये वाला भाग ये जो पूरा वो पुरस्कार है कि नहीं, तो है। करेक्ट, कुछ प्रमाण पत्र पदक है, कुछ प्रमाण पत्र पदक भी है, हाँ ये वाला भाग ये भी है, तो इसमें से तीनों का तीनों सही होगा।
और तीनों का तीनों ऑप्शन में कौन सा में है? आप देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में तीनों का तीनों सही है। अब देखिए जीके देखते हैं, जीके का स्टार्टिंग होता है यहाँ से। अब देखिए जीके में क्या पूछा है आपको, कहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को क्या कहते हैं हम? मेसोपोटामिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसो मतलब होता है मध्य, मेसोपोटामिया कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि गलत युग्म को पहचानने के लिए आपसे कहा है। देखिए कुंवर सिंह बिहार से थे, हाँ बिहार से आरा किए थे। लक्ष्मीबाई झांसी के, ये भी थी। अब देखिए नाना साहब जो है ना, नाना साहब आपके ये कानपुर के थे, अवध के नहीं थे। नाना जी कान पकड़ेंगे, कानपुर, कानपुर के थे, तो यही गलती है। मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला ये फैजाबाद के थे, ये सही है। चलिए देखिए खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? खुर्दा विद्रोह का आपसे वर्ष पूछा है। तो खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। 1817 में। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट है? तो ये आपका 78% है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि सूची 1 और 2 को क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 को क्या करना है आपको? सम्मिलित करना है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए, रायपुर में है। तेलंगाना का राजधानी, तेलंगाना का हैदराबाद है, 5 हो जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है। नागालैंड का राजधानी कोहिमा है। और सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। सिक्का गिराएंगे गंगा जी में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन, इसी हिसाब से ऑप्शन होगा। छत्तीसगढ़ का क्या? रायपुर। तेलंगाना का हैदराबाद। त्रिपुरा का अगरतला। नागालैंड का कोहिमा। सिक्किम का गंगटोक। ठीक है। चलिए देखिए ए का 4 ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए का 4, बी का 5, ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का कब घोषित किया गया था? अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? तो 1962 से 68 तक पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से है। कह रहा है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबन निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब आपातकाल के दौरान कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको हम निलंबन नहीं कर सकते, किया जाता है, जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार है? में आपको आर्टिकल है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 से 21। 20 से 21 अनुच्छेद आपको कहता क्या है? तो 20 से 21 अनुच्छेद का बात करते हैं तो ये होता है आपका 44वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको निलंबन नहीं कर सकते हैं, प्राणदेही स्वतंत्रता। चलिए देखिए आगे क्या है, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो हनुमान जी कहाँ रहेंगे? जहाँ राम जी रहेंगे, अयोध्या का है ये। हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है, अयोध्या के हैं। कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। तो ये किया है केरल के राज्यपाल ने। ठीक है। अब चलिए हिंदी देखते हैं। निह जोड़ कलंक, देखिए विसर्ग है तो ये तो विसर्ग हो जाएगा। निह जोड़ कलंक का क्या हो जाएगा? तो ये होता है निष्कलंक। ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाले को किस समास का बिगड़ा है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, में होगा तो क्या होगा? में पर क्या होता है आपका? युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये अलुक तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? अलुक तत्पुरुष है। देखिए अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम जो हम कहेंगे तो अत्यल्प होगा, बहुत कम। बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है? बगीचा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, बगीचा का पर्यायवाची, तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आपका आराम। आराम। कह रहा है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? आराम वाला जो है वो बहुत टफ है, उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो
वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो उसको बोलते हैं उदिब्ज, उदिज, उदिब्ज, ठीक है। गुल्लर का फूल होना, देखिए गुल्लर का फूल नहीं कहता है कि गुल्लर का फूल हो गया है, मतलब दुर्लभ वस्तु हो गया, कभी दिखाई नहीं देता है, उसको भी गुल्लर का फूल बोलते हैं। ये देखिए, राम की गाय चरती है, कौन सा कारक है? राम की गाय, राम की गाय चरती है, कौन सा कारक है? तो ये आपको संबंध बता रहा है, किसका गाय? राम की गाय, तो संबंध कारक। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कहावत शब्द में सब प्रयुक्त प्रत्यय बोलता है तो आवत है, क्या है? प्रत्यय आवत है, आवत जो पीछे से जुड़ता है प्रत्यय कहलाता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तुलना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है, तो ये उपमा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? उपमा। सागर सा गंभीर हृदय, गिरी गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, उपमा दिया जा रहा है, तो उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार देखिए कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो संश्लिष्ट योगात्मक, संश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, संश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। किस तरह का अग्नि समन इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है? इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है, मतलब इलेक्ट्रिक द्वारा जो लगती है आग उसको बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, ठीक है। कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके? तो देखिए ये आपका 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर बनाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव किससे बड़ी होती है? इलेक्ट्रॉन से बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन से बड़ी होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव इलेक्ट्रॉन से बड़ी होती है। आकाश में किनके बीच आवेशों के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? आवेशों के किनके बीच? आवेशों के प्रवाह, तो दो विपरीत आवेशित बादलों के बीच, दो विपरीत आवेशित बादलों के बीच। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबिल है, सर्वाधिक उपयोगी केबिल है, तो ये होता है लेथ सीडेड केबल, लेथ सीडेड केबल, लेथ सीडेड केबल होता है जो रासायनिक उद्योग और एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए उपयोगी होता है। किसी केबिल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के किस पर निर्भर करती है? उसके चालक के किस पर निर्भर करती है? तो ये परछेदीय क्षेत्रफल पर, परछेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है, ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है, ऐसा कोई पथ नहीं होता है, ऐसा कोई पथ होता ही नहीं है, ठीक है। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम कहलाता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। किसका नियम? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम? कि एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, ठीक है। निम्न समीकरणों में से कौन सा ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? ओम के नियम होता है V इक्वल टू आर आई, ठीक है, I इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। इसके बाद I इक्वल टू वी बाई आर, R इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। इसके बाद देखिए P इक्वल टू वी आई, ये अब P को अगर हम क्या मान लीजिए P इक्वल टू वी आई हुआ, और ये आपका वी आई हो गया, P इक्वल टू P को वर्क मान लेते हैं वी आई, तो ये क्या होगा? भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क बाय आई, ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका। और ये देखिए पी इक्वल टू है, उसमें पुट करेंगे भी इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ये भी सही है। तो आपका गलती क्या है? आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? न्यूनतम बोला है, न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा? तो न्यूनतम प्रतिरोध होगा 100 वाट और 110 वोल्ट, 100 वाट और 110 वोल्ट का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे ही हम निकालेंगे आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू होगा क्या? आर इक्वल टू निकालेंगे तो 100
10 गुने 110, ठीक है। अब बाई कितना हो जाएगा 100। जैसे मतलब इसका मतलब आर इक्वल टू फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई क्या है पी, वी स्क्वायर बाई पी होता है आर, आर इक्वल टू, तो वी स्क्वायर बाई पी डालेंगे तो सबको चेक करेंगे तो न्यूनतम किसका होगा 108 110 वोल्ट का। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है, ये चिन्ह जो है आपका ये किसको दर्शाता है, तो ये चिन्ह दर्शाता है आपको किसका, किस प्रकार का फ्यूज है ये कार्टिज फ्यूज है, कार्टिज फ्यूज है। ये देखिए ये समझ जाइए एक क्या है कार्टिज फ्यूज का चित्र है, चिन्ह है। बैटरी वजन में काफी भारी होती है तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है उसकी प्लेटें शीशे की बनी होती है। बैटरी वजन में भारी होती है इसका मुख्य कारण उसकी प्लेटें शीशे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, शीशे की। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब क्या होता है, तब उसमें वोल्टेज बनती है, वोल्टेज बनती है, क्या बनती है, वोल्टेज बनती है। किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो देखिए क्या करा, एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्याय परितत्व गुणांक 5 एच है। प्राथमिक कुंडली से धारा 5 एम्पियर और टाइम कितना 10 के पावर -3 सेकंड में शून्य हो जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितनी होगा, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले आपको आई दिया है कितना, आई दिया है आपका 5 एम्पियर, देखिएगा। इसके बाद आपका टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 10 के पावर -3 क्या सेकंड, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। और m का वैल्यू जो दिया है प्रेरण गुणांक का वो 5h दिया है। अब देखिए, अब देखिए आपको हमसे पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E का वैल्यू, तो E इक्वल टू होता है m di बाई dt। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का वैल्यू निकालना है। m कितना है आपका m-5, इसको प्रेरक गुणांक को क्या लेंगे माइनस में लेंगे, m-5 है। अब देखिए यहाँ 5 है h है तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा -5, डिफरेंशिएशन है -5 इंटू 10 टू पावर क्या -3। अब देखिए डिफरेंशिएशन है, ये देखिए -5 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 होगा और ये 10 के पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा -3 ऊपर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25,000 वोल्ट आएगा, ठीक है। साइन तरंग का आवृत्ति गुणांक निम्न के समतुल्य है, आवृत्ति गुणांक निम्न के समतुल्य है। तो साइन तरंग का आवृत्ति गुणांक इसको के एफ से डिनोट करते हैं। के एफ इक्वल टू होता है आई आर एम एस वैल्यू, आई कितना आर एम एस वैल्यू बाय क्या आई का करंट का एवरेज वैल्यू, कौन सा वैल्यू एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आई आर एम एस इक्वल टू होता है, आई आर एम एस इक्वल अगर हम निकालते हैं तो आई जी एम एस, ठीक है, बाई क्या √2 होता है, √2 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको एम्पलीट्यूड फैक्टर, कौन फैक्टर एम्पलीट्यूड फैक्टर निकालना है तो इसको के ए बोलते हैं, के ए बोलते हैं। ये होगा क्या आई एम जी एन बाई आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस होगा ये। अब इसको आई आर एम एस होगा तो ये कहाँ पर है, इसमें कौन सा है, देखिए तो आई आर एम एस बाई आर आई ए भी, ऑप्शन नंबर ये में है। जीआई तारे, जीआई तारे का बात करते हैं तो जीआई तारे कैसा होता है, तो ये जंग मुक्त होता है, जंग मुक्त होता है, जंग मुक्त होता है, ठीक है, जंग मुक्त होता है। कह रहा है कि लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए होना है, किस कार्य के लिए होना है, तो प्रकाश के लिए। लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होना है तो प्रकाश के लिए, ठीक है। किसी डीसी जनित का आउटपुट निम्न समीकरण से खींचा जा सकता है, डीसी जनित का आउटपुट निम्न समीकरण से खींचा जाता है तो ये हो जाएगा आपको E इक्वल टू वी प्लस आई ए प्लस आर ए, ई इक्वल टू वी प्लस आई ए प्लस आर ए, ठीक है। E4 क्या होता है, E4 हम बोल सकते हैं ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। V4 क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज होता है, ये भी याद कर लीजिए सप्लाई वोल्टेज होगा V4। IA4 क्या होगा, करंट आर्मेचर करंट हो जाएगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा। और RA इक्वल टू आर्मेचर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध रेसिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, कौन सी शर्त आवश्यक है, तो बराबर ध्रुवता, बराबर ध्रुवता। ट्रांसफार्मर तेल का निम्न
में से कौन सा कार्य नहीं है? ट्रांसफर तेल का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? प्राइमरी कॉइल को ठंडा रखना ये कार्य है, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा, दोनों कॉइल को ठंडा रखेगा ट्रांसफर तेल। अब कह रहा है कि आंतरिक इंसुलेशन प्रदान करना, ये भी है। अंदर में क्या होगा? इंसुलेशन की तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। प्रेरक युग्म प्रदान करना ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये काम नहीं है ट्रांसफार्मर कॉइल का। कह एक मेगर में नियंत्रित बल आघूर्ण में किसके द्वारा प्रदत्त किया जाता है? किसके द्वारा प्रदत्त किया जाता है? तो ये भंवर धारा के द्वारा, भंवर धारा के द्वारा। एक मेगर में नियंत्रित बल आघूर्ण भंवर धारा द्वारा प्रदत्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी? एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी, ये होता है संधारित स्टार्टर मोटर। कौन सा मोटर होता है? संधारित स्टार्टर मोटर सबसे सस्ती मोटर होता है, यह ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है कि उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम करता है, उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम करता है हाइड्रोजन कूलिंग। हाइड्रोजन कूलिंग जो होता है उच्च केवीए अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम करता है। आगे देखिए नेक्स्ट में आपका क्या कहा गया है, देखिए कह रहा है कि यदि आरपीएम 200 पारेषण प्रति चक्र 0.05 mm तो पारेषण प्रति मिनट होगा। अब देखिए रेगुलेशन प्रति मिनट आपका दिया हुआ है, रेगुलेशन पर मिनट आपका कितना दिया हुआ है? पर मिनट आपको दिया है 200 आरपीएम, रेगुलेशन पर मिनट ही बोलते हैं इसको, ठीक है, 200 दिया हुआ है। तो चूंकि अब बात करेंगे हम, जब भी बात करेंगे तो एक चक्र में जो है, एक चक्र पारेषण में आपको 0.05 mm लगाता है, तो 200 चक्र में कितना लगाएगा? तो 0.505 इंटू 200, अब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 पंचे 10 mm, कितना लगाएगा? 10 mm, ठीक है। वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं तो कहलाती है, तो वो मोटर क्या कहलाती है? तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर समान सिंक्रोनस स्पीड से चलता है, किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इसीलिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कीवेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? कीवेज काटना है तो किस छेनी का प्रयोग करेंगे कीवेज काटने के लिए? तो कीवेज काटने के लिए आप केप छेनी का प्रयोग करेंगे, केप छेनी का, ठीक है, कीवेज काटने के लिए। अब देखिए अब क्या करा आपसे क्वेश्चन कहा है कि एक संवहन धारा 0.1 एम्पियर एक धारा प्रवाहित करता है, यदि इलेक्ट्रॉन इतना पर 1.6 × 10⁻⁹ पर, तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा, ये बोला है आपका। आई का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? आई का वैल्यू आपका दिया है 0.2 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आई का वैल्यू इतना दिया है, इलेक्ट्रॉन आपका कितना दिया है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है आपका 1.6 × 10⁻⁻90 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब देखिए टाइम आपका कितना दिया है? टाइम दिया है 30 सेकंड। अब देखिए यहाँ Q इक्वल टू होता क्या है? Q इक्वल टू दो चीज होता है, N इंटू ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। अब देखिए एक Q इक्वल टू होता है IT, ठीक है। अब देखिए हमको क्या क्या से निकालेगा ये, Q इक्वल टू IT होता है, तो देखिए IT होता है तो T कितना है? 30, तो 0.2 इंटू 30 ये करेंगे आपको तो कितना देगा? 6 कूलम देगा। कितना देगा? चार्ज Q कितना निकला? 6 कूलम निकला, 6 कूलम निकल गया। और N इक्वल टू अगर Q इक्वल टू एन ई है तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। और Q कितना निकला है आपका? 6 निकला है। और ये आपका कितना दिया हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90 दिया हुआ है। अब 1.6 इंटू 10⁻90 90 अगर ऊपर जाएगा तो +90 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में अगर 1.6 से डिवाइड देंगे तो ये +90 हो गया, ऊपर गया तो +90 हो गया, +90 तो ये लगभग कितना आएगा? 3.75 इंटू 10⁻19 के बराबर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि धातु के अति पतली निक्षेप का को क्या कहते हैं? धातु के अति पतली निक्षेप को क्या कहते हैं? धातु के अति पतली निक्षेप को तो ये फ्लैश प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश प्लेट कहते हैं। उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ, वो कौन सा पदार्थ होता है जो उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करते हैं? तो ये होता है इस्पात। क्या होता है? इस्पात पदार्थ होता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ होता है? इस्पात पदार्थ। कह रहा है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है?
तो ये आपसे पूछा है कि कार्बन का प्रतिशत 0.75% से 1% के बीच, ठीक है, के आसपास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है। सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है, कितना होता है सुचालकों में? तो उच्च होता है, उच्च होता है। किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी आई आर का बीजीय योग होता है। तो ये तो आपको आई आर का बीजीय योग होगा तो विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के समान, विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के समान, मतलब बीजगणितीय योग के समान। कह रहे हैं किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी आई आर का बीज ये योग होगा विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के समान, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है जब प्रतिरोध किसी दो छोर के बीच ओम होगा। अब देखिए त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, ये देखिए ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 जोड़ा जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसे जोड़ा जा रहा है, तो कह रहा है कि दो छोर के बीच ओम होगा, दो छोर के बीच का ओम बोला है। अब देखिए यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक आया, तो कहीं से एक जगह से चालू होकर के तीनों जगह तक आएगा। तो अब देखिए जब भी हम बात करेंगे R1 का, तो R1 का बात करेंगे 2 ओम कितना 4 ओम हो जाएगा। तो R का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 4 गुने 2, 2 तो एक साइड जा रहा है तो 4 गुने 2 बाई 4 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बाई 6, 8 बाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाई 3। आप नहीं समझे तो देखिए एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ। देखिए कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है जब प्रतिरोध किसी दो छोर के बीच ओम में होगा, दो छोर के बीच। अब देखिए यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये गया, फिर देखिए यहाँ और ये, अब देखिए यहाँ, अब देखिए ये दोनों तो एक साइड जा रहा है तो ये क्या है सीरीज में है, तो यहाँ से 4 ओम हो गया, ये सीरीज में 4 ओम हो गया कि नहीं बताइए। अब ये यहाँ से पैरेलल में क्या है आपका 2 ओम और है, तो पैरेलल में सीरीज में क्या होता है आर बाई इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब इसको आप करोगे तो 4 आएगा एलसीएम, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, तो ये एक का प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ये भी मेथड आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। कह रहा है कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रमण कहलाता है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रमण क्या कहलाता है प्रवेश्यता, प्रवेश्यता। प्रतिबाधा का व्युत्क्रमण क्या कहलाता है प्रवेश्यता, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मेगा ओम रेंज की किसी मिली मीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक क्वाइल एक रेंज मीटर के तार पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है अपेक्षित शंट प्रतिरोध। तो यहाँ पर आर एम जो दिया है मेगा ओम में 1 ओम, ठीक है, और एम कितना दिया है ए आर एम है 1 ओम, एम कितना दिया है मेगा एम्पियर में 1/10 एम ए होगा ये। अब देखिए हमको निकालना क्या है, जब हम निकालेंगे तो 1/10 इंटू -3 करेंगे 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 100 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए आर एस का वैल्यू जो होता है आपका आर एम बाई m-1, तो 1/100 में से 1 करेंगे आप तो कितना आएगा 100 में से 1 करेंगे तो कितना आएगा 99 आएगा। तो 1/99 कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, ठीक है। कह रहा है कि डीसी सप्लाई के सामने, डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्न लगाए जाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में निम्न फ्यूज लगाया जाता है, पॉजिटिव वायर और निगेटिव वायर दोनों फ्यूज लगाए जा सकते हैं, ठीक है। यदि बैटरी, आपको कह रहा है कि यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी बड़ा हो तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति होगी, सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति होगी श्रेणी क्रम। अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा हो, काफी बड़ा हो, तो श्रेणी क्रम में जोड़िए सीरीज में। 1.5 वोल्ट की 4 सेल समांतर में लगाई गई है, इनकी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज पूछा है आपसे, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा ई टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, तो ईटी कितना है आपको 1.5 है तो 1.5 के बराबर ही होगा, ठीक है। किस में समांतर क्रम में 1.5 के बराबर होगा 4 सेल जोड़ने पर। विद्युत चुम्बकीय तरंग की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा है जय बकड़ीय। विद्युत चुम्बकीय तरंग की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जय बकड़ीय है, ठीक है। कह रहा है कि
वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि के कारण हो सकता है। अगर वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि हो रही है तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण देखिए, उसके कारण होगा आपका शून्य भार पर संधारित्र ऑन हो जाएगा, ऑन है, शून्य भार पर संधारित्र ऑन है, ठीक है। वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि के कारण शून्य भार पर संधारित्र ऑन है। धारा का औसत मान आरएमएस वैल्यू से सदैव होता है, सदैव आरएमएस वैल्यू से सदैव क्या होता है, धारा का औसत मान आरएमएस वैल्यू हमेशा जो होता है धारा का आई आरएमएस हमेशा आई एवरेज से बड़ा होता है, तो ये कम होगा, ठीक है। एसी संकेत का आरएमएस मान 10 वोल्ट है तो इसका चरम मान क्या होगा, चरम मान हमसे पूछा है क्या होगा, तो चरम मान होगा आपका 14.14। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए EM निकालने के लिए आपको चरम मान मैक्सिमम मान निकालना है, तो √2 इंटू वी आर एम एस हम देखे ही नहीं, तो √2 का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से, किससे 10 से, तो कितना होगा 1.14 होता है, तो इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 14.14। अब ये देखिए वी आर एम एस हमको भी मैक्सिमम निकालना है, चरम मान मतलब मैक्सिमम मान, तो क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो √2 इंटू वी आर एम एस होगा, ठीक है। 2kH किलो हर्ज आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होगा, 2 किलो हर्ज आवृत्ति का आवर्तकाल क्या होगा, किलो हर्ज को पहले हर्ज में बदलेंगे तो हम कितना से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10 के पावर 3 होता है 1000, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 3 हर्ज हो जाएगा आपका, 2 इंटू 10 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा हर्ज हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 10 के पावर 3 ही हर्ज हो जाएगा। अब हमसे निकालना क्या है आवर्तकाल टाइम पीरियड, तो 1 बाई क्या होता है एफ, अब 2 इंटू 1/2 इंटू 10 के पावर 3। अब देखिए यहाँ तो 2 इंटू 10 के पावर 3 1/2 को अगर हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 है ये, और 10 के पावर -3 हो जाएगा, 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या 0.5, तो 0.5 लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा 0.5 मिली सेकेंड, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किलोवाट पर केवीए का अनुपात निरूपित करता है, किलोवाट पर केवीए का अनुपात निरूपित करता है शक्ति गुणांक को, शक्ति गुणांक को किसको, शक्ति गुणांक को, ठीक है। और शक्ति गुणांक जो होता है पावर फैक्टर, वो होता है पावर फैक्टर को जब हमको निकालना होता है तो क्या होता है वी आई कॉस फाइव, कॉस फाइव को ही पावर फैक्टर कहते हैं क्योंकि कॉस फाइव होता है, ठीक है। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है कौन सा, तो डायोड इलेक्ट्रॉनिक वाल्व होता है, ठीक है। डायोड क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में ऑन में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य डायोड क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य डायोड क्या होता है जीनर डायोड, जीनर डायोड, ठीक है। अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है, अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है, एक एक एक। आरएफ हम प्रयुक्त करते हैं, आरएफ किस में हम प्रयुक्त करते हैं, तो आरएफ प्रयुक्त करते हैं आरसी युग में, आरसी युग में। डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है, किस पर लपेटा जाता है, तो ये लपेटा जाता है आपका कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में आर्मेचर बाइंडिंग में निम्नलिखित में किस पर लपेटा जाता है, कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।